आज आप मेरे यानी कि सिया घोष की आवाज में सुनने वाले हैं शर्मिष्ठा मजुमदार उर्फ नुपुर जी की लिखी हुई हक है। ये एक बंगाली कहानी है जिसे आप सुनने वाले हैं हिंदी में। शुरू होने जा रहा है हक है। आज भी सुइया ने बात नहीं की मनी। कमरे में आते ही रক্তিम धीरे से नर्मिला देवी को कहता है। नर्मिला देवी अपने आंखों के आंसू का आंचल से पोंछते हुए गर्दन ना की तरफ हिलाती है। उसने खाना खाया? नर्मिला देवी फिर से गर्दन हिला के ना की तरफ इशारा करती है। तुम अनु के कमरे में जाके बैठो बेटा, मैं तुम दोनों के लिए खाना लाती हूँ। तुम्हारे बिना उसे और कोई खाना नहीं खिला पाएगा। रক্তিम अनुसुईया के कमरे में जाके दरवाजा नॉक करता है। प्रति उत्तर ना मिलने की वजह से वो खुद ही कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाते ही रক্তিम देखता है अनुसुईया खिड़की की तरफ देखते हुए किसी और ही दुनिया में खोई हुई है। आंखों की अश्रुधारा गाल से होकर गले की तरफ उतर रहे हैं। अनुसुईया को तो होश भी नहीं था कि रক্তিम कब उसके कमरे में चला आया। अनुसुईया को ऐसे रोते हुए देखकर उसका कलेजा जल उठता है। सुइया, हे सुइया, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दे। लो किटी, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कुछ भी तो नहीं हुआ, देख मैं तेरे पास हूँ। ये कह के ही रক্তিम उसके सर के घाव पे चढ़ी बैंडेज के ऊपर से ही उसका माथा चूमता है। तब तक निर्मला देवी खाना लेके कमरे में आ चुकी थी। कुछ खा ले बेटा, तूने कल से कुछ नहीं खाया और तेरे चलते रॉकी ने भी कुछ नहीं खाया कल से। दोनों ही थोड़ा थोड़ा करके कुछ खा लो। रক্তিम को बचपन से ही अनुसुईया रॉकी कह के बुलाती है और रক্তিम भी उसे सुईया कह के बुलाता है। रক্তিम के पापा विनय जी और अनुसुईया के बाबा स्नेहांशु जी बचपन के दोस्त हैं। एक ही गांव के स्कूल में पढ़ाई खत्म की है उन दोनों ने। फिर कोलकाता में आके अपनी हायर स्टडीज भी कंप्लीट की है। फिर कंधे से कंधा मिला के कठिन परिश्रम के द्वारा दोनों ने एक व्यापार खड़ा किया है। एक ही जगह में दोनों ने अपने लिए फ्लैट भी खरीदा था। आज तक उन दोनों में किसी ने झगड़ा होते हुए भी नहीं देखा। रক্তিम की माँ अंजलि देवी और अनुसुईया की माँ निर्मला देवी भी उनके परिवार को एक ही मानती है। बचपन से ही रॉकी और अनुसुईया में बहुत बनती है। 3 साल बड़ा रॉकी ने जब पहली बार अनुसुईया को गोद में लिया था, तभी से ही अनुसुईया के ऊपर रॉकी का एक अधिकार जन्म लिया था। अनु तो अनु, घर के बाकी सदस्यों ने भी वो मान लिया था। निर्मला देवी ने तो अंजलि जी से कह ही डाला था, ये तो आपकी ही घर की बहू है दीदी, जो भी सिखाना पढ़ाना है बचपन से ही सिखा लीजिए। बाद में मेरे ऊपर कोई दोष मत दीजिएगा कि मैंने आपके बहू को कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं। धीरे धीरे एक साथ बड़े होने लगते हैं रॉकी और अनु। रক্তিम के माँ के पास अनु की और अनु के माँ के पास रক্তিम की हजारों मांगे और जिद रहती थी। अनु भी सबकी बातों से एक ही चीज समझ पाती है कि रক্তিम सिर्फ उसका है, वो भी रক্তিम की ही है। झगड़ा मारपीट जितना भी हो, रক্তিम की हर गलती वो अपने कंधे पे ले लेती थी। रক্তিम पहला निवाला बना के अनुसुईया के मुंह के सामने लाता है। प्लीज अभी गुस्सा मत कर, थोड़ा कुछ खा ले पहले। पापा और अंकल को पता चल गया तो मुझे मार ही डालेंगे वो दोनों। मामोनी और मोनी को भी कुछ मत बताना प्लीज। अभी गुस्सा थूक दे, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है मुझे भी। अगर तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खा सकता। अनुसुईया भी थोड़ा पिघलती है। पहला निवाला मुंह में डालते ही फूट फूट के रोना चालू कर देती है। रोते रोते रॉकी की छाती में मुंह छुपा लेती है। रক্তিम भी उसे अपने सीने से लगा लेता है। उसके आंखें भी नम हो आती है। उसके वजह से ही तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। अनु के साथ घटी हर दुर्घटना का जिम्मेदार वो है। अनु को गले लगाते हुए भारी स्वर में उसने बोला, और कभी नहीं होगा, यकीन मान मेरा, मैं और कभी तुझे तकलीफ नहीं दूंगा। कॉलेज में दाखिला लेते वक्त ही घर वालों ने उसे सावधान कर दिया था कि लेट नाइट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और कहीं पर भी अकेला नहीं जाना है उसे। कहीं ज्यादा जरूरी हो तो रॉकी ही उसे ड्रॉप कर देगा। अनु की जैसी खूबसूरत लड़की के लिए तो मुश्किलात नजरें बिछा के रास्ते पे इंतजार करते हैं। कुछ दिन से रॉकी भी बिजनेस में अपने पापा का हाथ बटाता है। दूसरी तरफ से अनु भी हमेशा कॉलेज में बिजी रहती है। धीरे धीरे अनु के प्रति रॉकी का गुस्सा बढ़ने लगा। बहुत दिनों से अनजाने में ही रॉकी उसके साथ खराब व्यवहार कर रहा था। रॉकी का मानना था कि अनु कॉलेज में ज्यादा ही लड़कों के साथ घुलती मिलती है। उनके साथ ही समय बिताने में अनु को ज्यादा अच्छा लगता है। अनु ने बहुत बार समझाया कि वो सब उसके दोस्त है, दोस्तों को भला कैसे बात करने से वो मना करे। अनु को वो ज्यादा डांट भी नहीं सकता कि वैसा करने से मामोनी और मनी तो उसे कच्चा ही निगल जाएंगे। लेकिन सारी हदें तो उस दिन पार हो गई जब रॉकी ने अनु को थप्पड़ मारा। तब भी अनु ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन गोरे गालों पे 5 उंगली के निशान देखते ही सबने सब कुछ समझ लिया था। उस दिन तो रॉकी की शामत आ गई थी।
खाना पीना तो बंद हो ही गया था, उसके साथ साथ रॉकी को उसके पापा ने घर से धक्का मार के निकल दिया था। अनु ही थी जो छुप छुप के उसे खाना देती रहती थी। इसलिए जब परसों रॉकी की माँ अंजलि देवी ने उससे कहा कि अनु को उसके दोस्त की शादी अटेंड करने जाना है और वापस आते वक्त रॉकी ही उसे सेफली घर लेके आए, क्योंकि दोनों घर के करता ही व्यापार के काम में घर से बाहर है। लेकिन रॉकी ने बिना कोई जवाब देते हुए दरवाजा बंद कर दिया और गाना सुनने लगा और बिस्तर पे जाके लेट गया। मुझे अभी कोई काम नहीं है, अभी जाके अनुसुईया को लेके भी आना पड़ेगा मुझे। उसके तो इतने सारे दोस्त हैं, कोई आएगा छोड़ने, मैं क्यों जाऊँ। बार बार बुलाने के बाद भी रॉकी ने दरवाजा नहीं खोला। बेटा देर हो रही है, अनु को लेने के लिए जाओ, तुम रात बहुत हो चुकी है। क्या हुआ, सो गए क्या? भी अचानक अनु का फोन आता है रॉकी के फोन पर। फोन रिसीव करते ही, रॉकी जल्दी आ प्लीज, आई एम इन डेंजर। ये कहते ही लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक छलांग मार के बिस्तर से उतर के रेडी होके वो जल्द से जल्द मामूनी के पास जाता है। अनु कौन सा शादी अटेंड करने गई है? आपके पास एड्रेस है? एड्रेस लेके पागलों की तरह छूटने लगता है रॉकी। शादी ऐसी जगह पर हो रही थी जहां आसपास ज्यादा लोग भी नहीं थे। शादी के समय में अच्छा हॉल ना मिलने की वजह से शायद उन लोगों ने ऐसी जगह चुनी थी, वरना नॉर्मली लोग ऐसी जगह पर नहीं आते हैं। मैरिज हॉल पहुंचते ही रॉकी देख पाता है हॉल से थोड़ी सी दूर पर ही अनु के साथ एक आदमी जबरदस्ती कर रहा है। अनु का फोन पास ही में टूट के पड़ा हुआ है। अनु का सर भी फट चुका है, खून बह रहा है उसके सर से। ये देखते ही रॉकी का खून खौल उठता है। बाइक से उतर के ही रॉकी उस आदमी को पीटने लगता है। वो आदमी नशे की हालत में था। कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो आदमी धराशायी हो जाता है। लेकिन मारपीट करते वक्त रॉकी के हाथ पैर पे भी चोट लगती है, लेकिन रॉकी को उस तरफ कोई होश ही नहीं है। दौड़ के जाता है अनु के पास। अनु की पूरी साड़ी खून से सनी हुई है। वो रोते हुए कहती है, शादी के घर में इतने जोर से गाना बज रहा था कि फोन की आवाज नहीं सुनाई देती। तुझे भी बार बार फोन कर रही थी लेकिन रिंग नहीं जा रहा था, इसलिए वहां से निकल के यहाँ पे आई थी कॉल करने के लिए। यकीन मान, मेरी कोई गलती नहीं है। वो आदमी भी पता नहीं कहाँ से आके मुझे धक्का मार के गिरा दिया और मैं उन पत्थरों के ऊपर गिर जाती हूँ। फिर तुझे फोन करके बस उतनी सी बात बता पाई। बहुत चिल्लाया था लेकिन गाने की आवाज इतनी तेज है कि किसी को मेरी आवाज ही नहीं पहुंची। वो आदमी और कुछ नहीं बोल पाती है अनु। रॉकी के हाथ पर ही बेहोश हो जाती है वो। थोड़ी देर पहले आता तो अनु के साथ ये सब होता ही नहीं, मेरी ही गलती है। अनु को संभालते हुए रॉकी उसको क्लिनिक लेके जाता है। अनु के सर की भी पट्टी करवाता है और खुद की भी ड्रेसिंग कर लेता है। फिर घर पहुंचते हैं दोनों। रॉकी ने घर पे किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा था कि उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। गलती उसकी ही है, संभाल के बाइक नहीं चला पाया था वो। अनु अभी थोड़े शॉक में है लेकिन ठीक हो जाएगी। ये बात कहते ही रॉकी सिर्फ मार खाते खाते बचा है घर से। अनु अभी भी रो रही है। तो क्यों उस दिन सही समय पे नहीं आया? क्यों? सच में अगर तू तभी भी नहीं आता। ये कह के ही कांप उठती है अनु। आहिस्ता से अनु के सर पे हाथ फेरते हुए रॉकी कहता है, कभी भी तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज से तेरी हर जिम्मेदारी मेरी और तेरे ऊपर सिर्फ मेरा हक है। चल शादी कर लेते हैं, तेरे अलावा मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। शर्माते हुए ही रोते रोते अनु उसके छाती में मुंह छुपा लेती है। बड़े ही प्यार से अनु का चेहरा अपने हाथों में लेके रॉकी कहता है, एक बार बीवी बन जा, बहुत परेशान करूंगा तुझे, सह पाएगी न तब? अनु का जवाब तो रॉकी के होठों के स्पर्श से दब जाता है और दोनों एक दूसरे की सांसों के गर्माहट में खो जाते हैं।